हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। सामाजिक विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 30 में से 30 सही करके दिखाना है। अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं तो आपका 30 में से 30 सही हो जाएगा। अगर आप लोग मन से नहीं पढ़ते हैं तो आपका 25 से नीचे सही होगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है तो वह विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वह अविकसित देश कहलाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है नेताओं के समूह से, डी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से आशय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग मन से पढ़ाई करते हैं तो हम आपको सामाजिक विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे। अगर आप लोग मन से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग 30 में से 30 सही कर दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं मन से पढ़ाई तो आपका 30 में से 30 सही नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है राजनीतिक दल को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है न्यायालय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। ए ऑप्शन है 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। तो 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है केनरा बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बिहार में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है तुरंत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। तो लोकतंत्र में निर्णय देर से लिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का, सी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है बेंगलुरु को, बी ऑप्शन है नई दिल्ली को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है पटना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मुंबई को जाना जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1908 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है।
तो मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है? ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है मूल योग विधि, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो केरल राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कपास सबसे अधिक गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है राजकीय आय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है? ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मौनसिनराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा मौनसिनराम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी? ए ऑप्शन है 20 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 30 रुपया, डी ऑप्शन है 40 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी तो कितना रुपया था? तो 20 रुपया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ए ऑप्शन है पूंजीवादी,
बी ऑप्शन है साम्यवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 30 प्रश्नों का सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का यहाँ पे 27 प्लस सही हुआ है तो समझ लीजिए कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका 20 के नीचे सही होता है तो आप लोग मन लगा के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आपका 25 तक सही हुआ है तो आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए, हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।